हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में क्लास 10th का जो है एक्सरसाइज 5.2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18। तो शुरू करते हैं बच्चों। यहाँ से देखो, सबसे पहले उसको अच्छे से रीड कर लेते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर कर देना। द सम ऑफ द फोर्थ टर्म्स एंड 8 टर्म्स ऑफ NAP इज 24। जो हमारा 8th टर्म्स और 4th टर्म्स है उनका सम है हमारे पास 24, ठीक है। एंड द सम ऑफ 6 एंड 10th टर्म्स इज 44। 6 टर्म्स और 10th टर्म्स का जो सम है बच्चों वो है 24 और 44, ठीक है। तो फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ NAP। एक एपीज के लिए हमें क्या क्या चाहिए होते हैं बच्चों, ठीक है। एक एपीज बनाने के लिए हमें सिर्फ चाहिए होता है ए यानी फर्स्ट टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस डी, ठीक है। तो 2 कंडीशंस हमारे पास गिवन है। यहाँ से हम ए और डी फाइंड करेंगे, उसके बाद कितने भी टर्म्स आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें केवल फर्स्ट के 3 टर्म्स ही फाइंड करने। देखो स्टार्ट करते हैं बच्चों। गिवन क्या है हमारे पास, 4th टर्म्स 8 टर्म्स। सम ऑफ 4th टर्म्स यानी A4 प्लस 8th टर्म्स यानी A8 इज इक्वल टू 24। फर्स्ट कंडीशन ये है हमारे पास गिवन। सेकंड कंडीशन है बच्चों 6th एंड 10th टर्म्स। तो 6 टर्म्स यानी कि A6 प्लस 10th A10 इज इक्वल टू कितने हैं उनका सम 44। ये 2 कंडीशंस हमें गिवन है, ठीक है। बट हम जानते हैं कि A4 क्या होता है, A8 क्या होता है, A6 A10, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हम इनके फॉर्मूला रख देंगे। तो A4 को फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 3D। A4 को लिख सकते हैं प्लस A8 यानी 8th टर्म्स क्या होता है A प्लस 7D इज इक्वल टू 24, ठीक है। तो A यानी 2A प्लस 3D प्लस 7D 10D इज इक्वल टू 24। तो यहाँ से बच्चों क्या कर सकते हैं, हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 2 जो है क्या है तीनों टर्म्स में से कॉमन ले सकते हैं। तो जो हमारी इक्वेशन बनेगी A प्लस 5D इज इक्वल टू 12, ठीक है। ये हमने क्या किया, कॉमन लिया बच्चों। तो कॉमन लिया तो यहाँ पे 24 है, 12 नहीं 24, ठीक है। तो जब हम A प्लस 5D 2 को उधर शिफ्ट करेंगे तो A प्लस 5D इज इक्वल टू हो जाएगा 12, ठीक है। इससे डिवाइड हो जाता है फिर इधर आके। तो ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। देखो A6 को क्या लिख सकते हैं हम, A प्लस 5D प्लस A10 को लिख सकते हैं A प्लस 9D इज इक्वल टू 44, क्योंकि इन दोनों टर्म्स का जो हमारा सम है वो है 44, ठीक है। A और A ये हो जाएगा 2A प्लस 9 और 5 कितना हो जाता है बच्चों 14D इज इक्वल टू 44। यहाँ से भी बच्चों क्या कर सकते हैं, हम 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो 2 कॉमन लेंगे, फिर ये हो जाएगा हमारे पास A प्लस 7D इज इक्वल टू 44। 2 को यहाँ से इधर शिफ्ट कर देंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा A प्लस 7D इज इक्वल टू 2 को डिवाइड कर देंगे उधर जाके तो हो जाएगा 22, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 22, यानी ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। जब हमारे पास 2 इक्वेशंस होती है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो यहाँ से हम ये तो सम कर लेते हैं बच्चों, या तो क्या करते हैं सबट्रैक्टिंग। सेम साइन होता है, अगर इनकी कोफिशिएंट सेम हो तो क्या करते हैं बच्चों, हम सबट्रैक्टिंग कर देंगे, ठीक है। तो सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम, सबट्रैक्टिंग करेंगे बच्चों फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। सेकंड से सबट्रैक्टिंग करेंगे तो सेकंड वाले को पहले लिख देते हैं। क्या है सेकंड, A प्लस 7D इज इक्वल टू 22, ठीक है। ये हमारे सेकंड है। फिर जिसको हम सबट्रैक्ट करेंगे यानी कि माइनस करेंगे तो वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर इक्वेशन फर्स्ट लिख देंगे
ए प्लस 5d इज इक्वल टू 12। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सब्ट्रैक्ट करने बच्चों तो क्या होता है, जो ये हमारी इक्वेशन है जिसको सब्ट्रैक्ट, इसके माइनस साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है। तो ए प्लस का है, ए माइनस का है, दोनों इक्वल हैं तो ये हो जाते हैं बच्चों कैंसल, ठीक है। देखो 7d में से माइनस का 5d, तो ये हो जाएगा बच्चों 2d इज इक्वल टू 10, यानी d इज इक्वल टू हो जाएगा 10/2 यानी कि 5। तो d की वैल्यू बच्चों कितना हो गया हमारा 5 हो गया, ठीक है। d की वैल्यू को जब हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, यानी इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी हम पुट कर देंगे तो वहाँ से a फाइंड हो जाएगा। तो बेसिकली हम जो जिसके कोफिशिएंट या जिसके नंबर छोटे हो उसी में पुट कर लेते हैं ताकि इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो d इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। पुट d इज इक्वल टू 5 इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे तो a प्लस 5 पहले से है बच्चों और d मल्टीप्लाई में है तो d के स्थान पर d की वैल्यू को रख देंगे 5 इज इक्वल टू 12, ठीक है। यानी कि a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 5 जा 25, इधर प्लस का 25 है, 12 एज इट इज रहेगा, उधर जाके माइनस का 25 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 25 यानी माइनस की वैल्यू नंबर बड़ा है तो हमारा जो a की वैल्यू होगी -13, ठीक है। तो a और d अगर हमारे पास है तो हम ए पीज को लिख सकते हैं। ए पीज क्या होता है बच्चों, सबसे पहले फर्स्ट 3 टर्म्स लिखने हैं। जो हमारा फर्स्ट टर्म्स होता है वो होता है a, यानी कि -13। फिर उसमें क्या करेंगे हम कॉमन डिफरेंस ऐड कर लेते हैं नेक्स्ट टर्म्स के लिए, ठीक है। तो प्लस का 5 और माइनस का 13 है, यानी कि माइनस का 8, ठीक है। फिर प्लस का 5 यानी माइनस का 3। तो इस तरीके से हमारी जो फर्स्ट 3 टर्म्स है बच्चों वो होंगे -13, -8, -3। तो हमारे ए पीज को फर्स्ट 3 टर्म्स है वो होंगे ये वाले। तो ये हो जाता बच्चों हमारा आंसर। इसके साथ अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। तो यहाँ पर रख देते हैं इसको। अब यहाँ से इसको पढ़ लेते हैं बच्चों एक बार, ठीक है। थोड़ा शीशे साफ कर लूँ एक बार। शीशे भी इसके बिल्कुल ढीले से हो गए भाई। तो देखो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। साफ नहीं आ रहा, क्लियर नहीं आ रहा ना, थोड़ा साफ कर ले। और चलो देखो इसे। सुधा राव स्टार्ट वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000 एंड रिसीव्ड इन इंक्रीजमेंट, ठीक है, इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 each year. In which year did his income reach ₹7,000? यानी कि बच्चों सुधा राव कोई एक कार्य को स्टार्ट करती है, ठीक है, और वो कब से करते हैं 1995 से कोई जो है, ठीक है, कार्य स्टार्ट करती है। एनुअल सैलरी, ठीक है, ऑफ ₹5,000 एंड रिसीव्ड इन इंक्रीमेंट ऑफ ₹, ईच ईयर। उसका जो है प्रत्येक वर्ष, ठीक है, इंक्रीज होती है उसकी सैलरी कितने ₹200। तो क्या कह रहा है बच्चों, इन विच ईयर मतलब उसकी किस साल में, किस ईयर्स में जो है उसकी इनकम जो है कितनी हो जाएगी 7,000 हो जाएगी, ठीक है। यानी हमें वो ईयर्स फाइंड करने हैं कि जिसमें उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 7,000 हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से सॉल्यूशन। देखो जो हमारी एपीज होगी बच्चों कहाँ से स्टार्ट करती है सैलरी 5,000 से। इस ईयर
यानी अगले साल सपोज ये 1995 में क्या थी इसकी सैलरी थी, अगले साल उसकी सैलरी इंक्रीज हो जाती 200 रुपीज़, तो अगले साल जो सैलरी मिलेगी बच्चों उसको कितनी मिलेगी 5200। ठीक है, ये हो जाएगी उसकी 1996 में। ठीक है, 1996 में। नेक्स्ट ईयर्स फिर 200 इंक्रीज हो जाएगा यानी 5400। तो जो हमारी एपीज हो जाएगी बच्चों वो हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, और लास्ट जो सैलरीज है उसकी यानी वो कितनी हो जाएगी 7000। ये कब होगा, तो जो हमारी एपीज बनी वो बची 5000, 5200, 5400 एंड सो ऑन, कहाँ तक 7000, यानी कि जो उसका nth टर्म्स है। ठीक है, हमने n फाइंड करना है। ठीक है, यानी कितने साल के बाद और कौन सी ईयर्स होगा वो भी फाइंड करना है फिर। तो देखो बच्चों यहाँ पे हमारा ए क्या हो गया, ये हमारी एपीज बन गई, ए हो गया यहाँ पे 5000, डी होता कॉमन डिफरेंस यानी सेकंड टर्म्स में फर्स्ट टर्म्स को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 200, और ए एन है बच्चों 7000। ठीक है, तो जो हमारा nth टर्म्स का फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, यानी कि ए कितना है 5000 प्लस एन माइनस 1, एन हमने फाइंड करना है -1, और डी हमारे पास है 200। ठीक है, इज इक्वल टू ए एन, nth टर्म्स कितना हमारा 7000। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो n-1 वाले टर्म्स को इधर रख देते हैं, n-1 मल्टीप्लाई में है बच्चों 200 इज इक्वल टू, इसको उधर करेंगे तो 7000 माइनस 5000, क्योंकि 5000 इधर क्या है प्लस का है, उधर जाके माइनस हो जाएगा जो कि इक्वल होता है 2000 के, इसको माइनस कर देंगे तो 2000। ठीक है, 200 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो इसको लिखेंगे n-1 इज इक्वल टू 2000 अपॉन 200। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 10 टाइम, यानी कि इम्प्लाइज डेट n-1 इज इक्वल टू 10, n इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 10 प्लस 1 जो होता है 11। ठीक है, तो n यानी नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, कौन सा है नंबर ऑफ टर्म्स 11th। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों, यानी 11th जो हमारा टर्म्स होगा 11th। ठीक है, वहाँ पे हम उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 7000। ठीक है, तो एक एपी बना लेंगे हम जो ईयर्स की है। ठीक है, ये तो हमने फाइंड कर दिया कि मतलब इतने टर्म्स के बाद। ठीक है, तो इतने टर्म्स के बाद तो यहाँ पे हम एक एपीज और बना देंगे बच्चों, क्योंकि वहाँ पे ये पूछा गया है कि कौन सा ईयर होगा। ठीक है, ये कौन से टर्म्स में होता, तो ये आंसर हो जाता हमारा। तो वो पूछ रहे हैं बच्चों, वहाँ पे हमें पूछा गया है कि कौन से ईयर्स में उसकी इनकम 7000 हो जाएगी 1995 से। ठीक है, तो जो हमारी एपीज होगी वो होगा 1995 नेक्स्ट ईयर। ठीक है, इस ईयर की बात हो रही है तो 1996, 1997, इस तरीके से एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमने जो 11th टर्म्स है वो फाइंड करना है। ये फर्स्ट टर्म्स हो गया, सेकंड टर्म्स, थर्ड टर्म्स, 11th टर्म्स निकालेंगे यानी A11 फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, तो कौन सा ईयर्स होगा इससे हमें प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे A11 फाइंड करना है, n इक्वल टू 11 हो गया 11th टर्म्स है, और A हो गया हमारा 1995 फर्स्ट टर्म्स, और D हो गया बच्चों 1। ठीक है, यानी कॉमन डिफरेंस। तो देखो यहाँ पे अब देखिए बच्चों क्या होता है, ये हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे हमें जो A11 भाई A11 निकालें, क्योंकि 11th टर्म्स के बाद सैलरी कितनी हो जाएगी उसकी 7000 हो जाएगी। तो A11 क्या होता है बच्चों A प्लस 10D। ठीक है, 11th टर्म्स क्या होता है A प्लस 10D, यानी कि D उससे एक लेस। तो देखिए कितना हो गया A कितना है 1995
प्लस 10D, ठीक है। तो ये हो गया 10D, D 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होता है। तो कितना हो जाएगा बच्चों, इसमें हम प्लस कर देंगे 10, तो ये हो जाएगा 2005, सॉरी, ठीक है। तो ये कौन सा ईयर हो गया बच्चों, 2005, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आंसर। इसी के साथ 19 क्वेश्चन भी हो जाता है कंप्लीट। और अगला क्वेश्चन है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 शुरू करेंगे बच्चों। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और यहाँ से पढ़ लेते हैं बच्चों इसको थोड़ा। जब तक ये बोल रहा है तब तक थोड़ा इसका शीशा साफ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा कैमरा हिल चुका है, चलो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे सही कर लेते हैं बच्चों। इसको पहले सही किया जाएगा। तो 2 पर, अरे क्या हो गया ये, थोड़ा कैमरा में गड़बड़ हो गया। ठीक है, कैमरा थोड़ा गड़बड़ हो गया था बच्चों। तो ये होता है जो हमारे पास कुल मिला के जो हमारा अभाव होता है सामान का। तब तक गाड़ी ने डिस्टर्ब कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग लास्ट क्वेश्चन से उसको ध्यान से देखें और उसके बाद उसका ध्यान से देखिए बच्चों, एकदम से ठीक से लगा देता हूँ। तो देखिए, सारा गड़बड़ कर देता है ये। सारा कैमरा हिल गया, पूरा डिस्टर्ब हो गया बच्चों। चलो कोई नहीं, आप लोग देखो, ध्यान से देखो। यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 20 है उसको करते हैं स्टार्ट, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है और लास्ट क्वेश्चन है। मैं इसको एक बार रीड कर लेता हूँ बच्चों, क्योंकि कैमरा ने गड़बड़ कर दिया सारा, ठीक है। मैं आपको हिंट्स दे देता हूँ। रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ईयर। किसी मतलब ईयर्स की फर्स्ट वीक में जो है वो सेव करती है कितनी, ₹5, ठीक है। सॉल्यूशन करेंगे बच्चों हम, तो ₹5। नेक्स्ट क्या करा, देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75। जो उसकी वीकली सेविंग है बच्चों वो कितना है, 1.75 है, ठीक है। यानी नेक्स्ट वीक कितना हो जाएगा, 1.75, यानी 6.75 हो जाएगा। फिर इस तरीके से हम 1.75 और ऐड करेंगे इसमें, ठीक। फिर 1.75, लेकिन इस तरीके से जो हमारा एपीज बनेगा और लास्ट टर्म्स कितना हो जाता है उसका, nth टर्म्स, जो उसका nth टर्म्स है बच्चों वो कितना है, ठीक है। जो उसकी साप्ताहिक, जो उसकी वीकली सेविंग होती है वो हो जाती है लास्ट में nth टर्म्स के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों ए हो गया हमारा 5, डी हो गया 1.75 और nth टर्म्स यानी ए एन कितना हो गया बच्चों, 20.75, ठीक है। हमें nth टर्म्स का फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और डी। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ से जो है बच्चों हम n की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे,
ठीक है, तो क्या पूछ रहा nth टर्म्स, ठीक है, वीकली एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग ₹1.7 इफ द 9th वीक, हर वीकली सेविंग इतना, फाइंड एन ही फाइंड करना है हमने यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे तो यहाँ से हमें एन फाइंड हो जाएगा बच्चों। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कोई नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।